हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी का 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको इतना जरूर पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो यह वीडियो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की वीडियो के। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, पहला है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी पहला प्रश्न हमारा बहुविकल्पीय है। तो देखिए का ऑप्शन क्या है, निभाग पाया जाता है। जो निभाग है कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है परागकण में, दूसरा ऑप्शन है बीजांड में, तीसरा है भ्रूणपोष में और चौथा है उपरोक्त सभी में। तो देखिए, जो निभाग होता है वो बीजांड में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, बीजांड। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, खा वाला। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, एक है उत्पादक, दो है अपघटनकर्ता, तीन है उपभोक्ता और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य है वो उपभोक्ता है, उसको ग्रहण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा जो होगा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गा वाला। कह रहा है कि क्या पुरुष से संबंधित है। तो एक है वेसेक्टोमी, दूसरा है गोलियां, तीसरा है ट्यूबेक्टोमी और चौथा है उपरोक्त उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा इन चारों में, जो पुरुष से संबंधित है वो है वेसेक क्या है, वेसेक्टोमी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा जो है कक्षा 12 जीव विज्ञान पेपर के लिए यूपी बोर्ड के 70 नंबर का हमारा टारगेट है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ही हमारे हैं 4। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। कह रहा है कि देखिए, वंशागत की इकाई है। तो पहला ऑप्शन है जीन प्रारूप, दूसरा है गुणसूत्र, तीसरा है गाल्जी काय और चौथा है जीन। तो देखिए, वंशागत की जो इकाई है वो जीन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारा हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। हमने 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ा जो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, दूसरे का क्या कह रहा है कि लिंग सहलग्न गुण गुण से आप क्या समझते हैं, मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलग्न गुणों का नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, प्राय लिंग गुणसूत्रों पर जो लक्षण जीन्स होते हैं, जो लक्षणों के जीन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक लक्षणों से होता है। प्राय जो लिंग गुणसूत्र में जो लक्षण जीन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक लक्षणों से होता है। लिंग गुणसूत्रों पर इनके अतिरिक्त कुछ जीन्स कायिक या दैहिक लक्षण वाले होते हैं। कायिक यानी उनमें जो क्रिया होती है, दैहिक यानी शारीरिक लक्षण होते हैं। ये लिंग सहलग्न जीन्स होते हैं तथा इनमें उत्पन्न लक्षण जो होते हैं लिंग सहलग्न गुण कहलाते हैं। ये जो जीन होते हैं लिंग सहलग्न जीन्स होते हैं और इनसे जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वही लिंग सहलग्न गुण होते हैं। अब देखिए आगे, मनुष्य वर्धानता तथा हीमोफीलिया 2 लिंग सहलग्न गुण है। ये जो रोग है वर्धानता रोग और हीमोफीलिया रोग, यही है लिंग सहलग्न गुण। आगे देखिए, खा देखिए क्या है, कह रहा है कि खा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पुरुद्वन द्वारा प्रजनन करने वाले किन्हीं 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो देखिए, पुनरुद्वन द्वारा प्रजनन करने वाले 2 जंतु हैं। देखिए क्या है, प्लेनेरिया प्लेनेरिया तथा हाइड्रा। ये 2 जंतु हैं जो जो क्या करते हैं, पुनरुद्वन द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, 2 आभासी फल के नाम काजू और सेब हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या हैं। तो देखिए, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां हैं ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। तीसरे का देखिए क्या है, कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है। तो उत्तर देखिए,
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यह मानव शरीर की आंत में पाया जाता है। जो एंट अमीबा होता है कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर के आंत में। अंतः परजीवी प्रोटोजोआंस यानी प्रोटोजोआंस प्रोटोजोआ से होते हैं जो अमीबीय पेचिस रोग उत्पन्न करते हैं। जो क्या होता है? पेचिस जो होता है सबकी बीमारी वही है, अमीबीय पेचिस रोग उत्पन्न करता है। क्या होता है? जो एंट अमीबा होता है। एंट अमीबा जिंजियोबेलिस यह मनुष्य के मसूड़ों में पाए जाने वाले अंतः परजीवी हैं जो पायरिया नामक रोग भी उत्पन्न करते हैं। आगे देखिए इसका नियंत्रण। भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। फल सब्जियां को आदि को ठीक प्रकार से धोकर खाना चाहिए। नियमित रूप से नहाना चाहिए। नाखून काटना चाहिए। भोजन से पूर्व हाथ धोने चाहिए। स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। यह है क्या? एंट अमीबा द्वारा उत्पन्न बीमारी से नियंत्रण करना। तो एंट अमीबा से कौन सी बीमारी होती है? अमीबीय पेचिस होती है और पायरिया होता है। और इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? हमें भोजन पका के खाना चाहिए अच्छी तरह से। फल सब्जियों को धोकर खाना चाहिए। नाखून काटना चाहिए। डेली नहाना चाहिए। भोजन को साफ सुथरा रहना चाहिए। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ धुलना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है क्या? तीसरे का देखिए कह रहा है कि कोडान एवं एंटी कोडान में अंतर लिखिए। तो देखिए उत्तर। कोडान क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड होता है उसे कोडान कहते हैं। किसी एक अमीनो अम्ल के लिए क्या होता है? संदेश या कोड होता है उसे क्या कहते हैं? कोडान कहते हैं। अब देखिए एंटी कोडान क्या होता है? टीआरएनए में उपस्थित 3 क्षारक समूहों को एमआरएनए में उपस्थित कोडान का जो पूरक होता है उसे एंटी कोडान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एंटी कोडान। जो टीआरएनए में उपस्थित 3 क्षारक समूह होता है उसमें जो एमआरएनए में उपस्थित कोडान का पूरक होता है वही होता है एंटी कोडान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर गा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर। वाहित मल का प्राथमिक उपचार करने के बाद प्राथमिक बहिस्राव को बड़े बड़े वायवीय टैंकों से गुजारा जाता है। जो वाहित मल का प्राथमिक उपचार होता है उसका पहले उपचार करने के बाद उसको क्या करते हैं? बड़े बड़े वायवीय टैंकरों से गुजारते हैं जिसमें लगातार वायु प्रवाहित होती रहती है जिसके फलस्वरूप वायवीय सूक्ष्म जीवों की अत्यधिक वृद्धि होती है। इसे उर्वरक कहते हैं। इनके कारण बहिस्राव का बीओडी क्या होता है? कम होने लगता है जिससे बाद में इस प्राथमिक बहिस्राव को निसादन टैंक में क्या करते हैं? भेज देते हैं। किसमें? निसादन जो टैंक होता है उसमें भेज देते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है? जहां जीवाणु झुंड यानी कि एक्टिवेट फ्लूइड में क्या होते हैं? परिवर्तित कर दिए जाते हैं। इसे बड़े बड़े टैंक में पंप किया जाता है जिनमें अनाक्षी जीवाणु वृद्धि करके आपंक में उपस्थित शैवाल कवक तथा जीवाणुओं आदि का पाचन कर सके। पाचन के दौरान बायोगैस उत्पन्न होता है जिससे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे देखिए बायोगैस जो होती है ज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग ऊर्जा तथा प्रकाश नगर पालिका स्रोत के रूप में किया जाता है। जो बायोगैस होता है जिससे जो मेथेन होता है जिससे भोजन बनता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है? तो देखिए जैव विविधता क्या होता है पहले जान लेते हैं। देखिए यह शब्द ग्रीक शब्द बायो यानी जीवन तथा लैटिन शब्द डाइवर्सस यानी कि विभिन्न से मिलकर बना है। जो जैव विविधता है जिसका मतलब है पृथ्वी पर जीवों की विविधता यानी पृथ्वी पर जो जीव अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं इन्हीं की विविधता, इसे विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न जातियों को का पाया जाने वाला जो है जैव विविधता कहलाता है। जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं वही है जैव विविधता। जैव विविधता का संरक्षण जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। देखिए क्या क्या। नंबर 1 है स्वास्थाने। क्या है? स्वास्थाने। दूसरा है उत्स्थाने। तो देखिए पहले जानते हैं स्वास्थाने विधि क्या है जैव विविधता को संरक्षण करने की। तो देखिए इस विधि में क्या होता है? स्वास्थाने विधि में
इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है जिससे कि वो सुरक्षित रहें। ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित घोषित कर दिया जाता है जिसकी वजह से राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य तथा वन्य जंतु विहार बनाए गए। भारतवर्ष में लगभग 90 राष्ट्रीय उद्यान तथा 448 अभयारण्य वन्य जंतु विहार है, यानी जहाँ पे वन्य जंतु घूम सके, टहल घूम सके। अब देखिए दूसरा है उत स्थानीय संरक्षण। देखिए स्थानीय संरक्षण आप जान लिए, इसमें क्या होता है, जो जीव संकटग्रस्त हैं, जो जीव विलुप्त होने वाले हैं, उन जीवों को उसमें रखा जाता है जिससे कि उनका शिकार न हो पाए और उनको बढ़िया वातावरण में जिससे कि उनकी संख्या बढ़े। दूसरा है उत स्थानीय। तो देखिए उत स्थानीय संरक्षण क्या होता है, इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से हटाकर अन्य सुरक्षित स्थान जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, सफारी पार्कों, वनस्पति उद्यान एवं शोधशालाओं में रखा जाता है। देखिए उत स्थानीय क्या है, इस विधि में क्या होता है, जो जीव विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको, जीव पेड़ पौधे या कुछ भी हो यानी जात मान लेते, जो जाति विलुप्त होने की कगार पर है उन्हें क्या करते हैं, उनके आवास से जहाँ पर हैं वहाँ से उन्हें हटाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा है तो उसे राष्ट्रीय उद्यान में रखेंगे, जानवर है तो उसे किसी उद्यान में रखेंगे, और फिर वनस्पति है तो उसे वनस्पति उद्यान में रखेंगे, गाय भैंस है तो उसे शोध गौशाला में रखेंगे, और अगर कोई उसमें बीमारी उसे शोधशाला में रखेंगे, यानी सही करने के लिए। तो इस प्रकार से है जैव विविधता के संरक्षण का उपाय। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यह 4 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।